हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल पा रहा है। बहुत लोगों की ये इच्छा थी कि वीडियोस को कंटिन्यू रखा जाए। कोशिश एक बार फिर से करेंगे कि पहले जैसे ही जितनी फ्रिक्वेंटली वीडियोस बन पाती थी उसको बना पाए। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें एक ऑटिज्म का केस है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि हमें दशा को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। कई बार हम लोग जो हैं लगन और चंद्रमा का बेस मानकर दशाओं को देखते हैं, प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है लगन से तो अच्छे भाव का स्वामी है, रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। चंद्रमा से उठाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है ये हमारा भाव थोड़ा खराब हो गया, इसलिए चीज़ें गड़बड़ हो रही। लेकिन एंड ऑफ द डे जो प्रॉपर रिजल्ट है वो फेस कौन कर रहा है, पहला कंसिडरेशन तो ये देखना होगा। ये पर्टिकुलर जो कुंडली है, ये पर्टिकुलर जो केस है, इसको हम थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है तो फिजिकल लेवल ऑफ द बॉडी पर, यानी कि लगन की दृष्टि से देखें तो फिजिकली तो यहाँ पे कोई चीज़ एकदम से पकड़ में नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ क्या पकड़ में आ सकती है जिससे कि हम टारगेट कर सकते हैं, वो हो सकती है या तो व्यक्ति की मनोस्थिति, या फिर उससे भी ज़्यादा गहरी चीज़ जो है, जो फेस कर रही है, वो है एक्चुअल में एक आत्मा, सूर्य। इसीलिए कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो दशा का दिया गया है उसमें यह बात कही गई कि आपको सुदर्शन चक्र पद्धति देख लेनी चाहिए जो बहुत आसानी से रिजल्ट कर सकती है। और सुदर्शन चक्र पद्धति में यह कहा था सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा और फिर लगन। तो कहीं ना कहीं हमें महादशा को सूर्य से आधारित करके देखने की कोई ना कोई आवश्यकता है। इस बात को इस एनालिसिस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आपके कुंडली में जो भी महादशा चल रही है, एज एन आत्मा, एज एन सोल, उस पर्टिकुलर महादशा का कोई ना कोई प्रभाव आपके ऊपर, क्योंकि आपके आत्मा ने करोड़ों करोड़ों साल का वक्त लिया हो सकता है एक जीवन को पाने के लिए। तो अल्टीमेट एम जो कि इस पृथ्वी पर आने का है वो क्या है, आपका कर्म का फल, जिसको लेकर गीता में इतनी बात कही गई है कि आत्मा अजर अमर है और वो सिर्फ कर्म भूमि में कर्म करने आती है। तो सोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहां पर हमने कंसिडरेशन लिया है, वो हमने शुरुआत करी है। सूर्य को पहला बेस मान रहे हैं हम, महादशा किसी भी ग्रह की क्यों ना हो उसको समझने के लिए। आपको अपनी जो कुंडली है, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल लगन कुंडली ये वाली थी, ठीक है। अगर ओरिजिनल लगन कुंडली पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो हमने ये देखा पहले भाव का स्वामी खुद यहाँ पे सूर्य बना और सूर्य अपने से 12वें में जाकर कर्क राशि में विराजमान हो गए। जब सूर्य जल तत्व की राशि में बैठेंगे तो थोड़ा सा वीकनेस आएगी। लगन कुंडली में यदि सूर्य 12th हाउस में जाते हैं तो हम कहते हैं वहां पे वो थोड़ा सा मरण कारक स्थान है। ऐसे स्थिति में फर्स्ट हाउस से रिलेटेड थिंग्स, और फर्स्ट हाउस में हेल्थ भी आती है और आपका मस्तिष्क भी आता है। उसका जो प्रभाव है, सूर्य जब 12th हाउस में गया है और मरण कारक स्थान में गया है, और ना सिर्फ मरण कारक स्थान में गया है बल्कि वो कहीं ना कहीं छठे घर में बैठे हुए शनि से भी पीड़ित हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये संभावनाएं बनती हैं कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्रभावित हो रहा है और पीड़ित भी हो रहा है अपने से 12वें में बैठना, चिंता के भाव में बैठने के कारण, प्लस कहीं ना कहीं शनि जैसे एक ग्रह से जो उसको वो अपना शत्रु रूप में देखता है उससे पीड़ित होने के कारण। तो लगन कुंडली वहां तक हमको एक हिंट देती है। अब हम आते हैं दशा के कंसर्न में। तो यहाँ पे जो दशा शुरू हुई है वो गुरु, और अभी जो अंतर दशा चल रही थी वो है शनि। अगर इस कुंडली को देखा जाए तो लगन से गुरु का जो संबंध है वो पंचम का भी है और अष्टम का भी है। सिंह लगन में गुरु 5वें घर के भी स्वामी होते हैं और 8वें घर के भी स्वामी होते हैं। ऐसे स्थिति में 5वें घर के स्वामी की दशा चल रही है। हम यहाँ भी कह सकते हैं कि बुद्धि पंचम भाव से रिलेटेड एक कोई ना कोई इवेंट नजर आता है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है तो हम इसको एजुकेशन में ले जा सकते हैं, बुद्धि में ले जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट में ले जा सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। वहाँ पे वो राहु और केतु से प्रभावित है, गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है, इसलिए गुरु कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में प्रभावित हो रहा है केतु से, पृथकतावाद की एक सोच से। कहीं ना कहीं वो चीज़ व्यक्ति के बुद्धि के ऊपर, पंचम भाव के ऊपर असर कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरु पंचम भाव का स्वामी भी है और साथ साथ बुध से दृष्ट भी है। बुद्धि का कारक बुध को मानते हैं और पंचम जो है वो भाव भी बुद्धि के लिए माना जाता है। गुरु वहां का स्वामी भी हो रहा है, तो यहाँ पे स्वामी प्लस
उसका जो कारक यानी कि बुद्धि के लिए हम बुध को देखते हैं, वो दोनों ही चीजें राहु केतु एक्सिस में आ रही हैं, यानी कोई ना कोई कंफ्यूजन स्टेट्स क्रिएट करेगी। अभी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 साल तक की एज है यदि किसी छोटे बच्चे की, तो ऐसे स्थिति में हम ये वाली चीज़ों को बहुत क्लियरली वो नहीं कर पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाते कि चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बच्चा अभी थोड़ा गुमसुम चल रहा हो, ठीक है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करोगे आप कह दोगे कि कोई बीमारी है, ऑटिज्म। अब यहाँ पर छठे भाव के साथ गुरु का कोई संबंध नहीं है, तो बीमारी को आप सीधे तौर पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अंतरदशा को आप उठाते हो, अंतरदशा में शनि आता है, गुरु जो है वो कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड है, फिर आपका जो शनि है वो सिक्स्थ लॉर्ड है। अब ये बीइंग अ सिक्स्थ लॉर्ड ये कोई बीमारी देते मान लीजिए तो थोड़ी लंबी चलने वाली बीमारी दे सकता है। लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर अभी देख रहे हैं, हमने पहले कोर फैक्टर्स को यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। सूर्य फर्स्ट हाउस लॉर्ड वीकर सेक्शन पे जा रहा है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड ही एट्थ हाउस लॉर्ड है, गुमसुम रख सकता है, वो कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, बुध को भी साथ में लेके जा रहा है जो बुद्धि का कारक है, प्लस अंतरदशा पे शनि का प्रभाव है जो कि रोग भाव का स्वामी होकर रोग भाव में विराजमान है। तो ये तो हमने सबसे पहले लगन को आइडेंटिफाई किया। अब आइए जो कोर कंसर्न्स है, मेजर है सूर्य, सोल। किसी भी चार्ट के अंदर आप एंटर करो, सबसे पहले सूर्य को फोकस करो, क्योंकि आत्मा ने जन्म लिया है और आत्मा कर्मफल करने आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं महादशा चल रही है गुरु की, जो कि इस पर्टिकुलर सूर्य लगन कुंडली से रोग भाव के स्वामी हैं और राहु केतु के एक्सेस में भी हैं, पहली पॉइंट। दूसरा, सूर्य का जो लगन बन रहा है वहां से गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और वो भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं छठे घर में। अब जाहिर सी बात है, यदि कोई भी छोटा बच्चा बीमार हो रहा है तो उसके मदर उसके फादर दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई प्रभाव आवश्यक रूप से आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिता के भाव का स्वामी जो हो रहा है गुरु, वो संघर्ष वाले भाव में बैठा हुआ नजर आता है, छठे भाव में बैठा हुआ नजर आता है, और वक्र अवस्था में होने के कारण उसका एक प्रभाव ना सिर्फ कि सिक्स्थ पे रहने वाला है बल्कि फिफ्थ के ऊपर भी रहने वाला है। प्लस सूर्य से ये जो प्लेसमेंट है ये छठे घर में है। कोई सा भी ग्रह जब सूर्य से छठे घर में बैठता है तो वहां पर चैलेंजेस पूरी तरीके से देने में सक्षम होता है, इररिस्पेक्ट कि वो अति शुभ ग्रह गुरु ही क्यों ना हो। इसलिए इस स्थिति में ये जो महादशा अभी चल रही है, इससे पहले की जो महादशा रही वो जन्म हुआ है राहु की दशा में। राहु की प्लेसमेंट को अगर आप देखोगे तो सूर्य से राहु 12वें में बैठा हुआ है, बुध को साथ में लेके बैठा है। छोटे बच्चे के केस में आप ये भी नहीं बता पाओगे कि ये बहुत खर्चीला चला गया, ये बहुत चिंताओं में चला गया इस तरीके से, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट तो उस पीरियड का भी रहा। इस पर्टिकुलर पीरियड में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सूर्य से सिक्स्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, जबकि पहले वाला 12th हाउस और 3rd हाउस को एक्टिव कर रहा था। पहले वो बच्चा थोड़ा बोल भी रहा था, अब उसने बोलना धीरे धीरे कम किया, यानी कि वॉइस का इशू नहीं है। केस ऑटिज्म की तरफ कैसे जा रहा है इसको हम देख रहे हैं। पहले तो हमने लगन कुंडली में से देखा था कि 8th हाउस के स्वामी की महादशा, दूसरा जो हम यहाँ पे कंसिडरेशन देख रहे हैं कि सोल के लिए वो दशा का पीरियड कैसा दिखा रहा है। तो सोल के पॉइंट ऑफ व्यू पर वो जो पीरियड आ रहा है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, और वहां पर भी उसका एक सीधा सीधा प्रभाव है राहु केतु एक्सिस से। जब भी राहु केतु का प्रभाव 6th हाउस से किसी रूप में बन रहा है तो क्या होगा, चीजें जो होंगी ना वो छिपी हुई होंगी, या चीजें जो होंगी वो कहीं किसी रूप में क्रोमोसोमल लेवल से चली जाएंगी, क्योंकि राहु और केतु जो भी चीजों को कर रहे हैं, प्रभाव को कर रहे हैं, वो दबे हुए होते, वो एकदम से पकड़ में नहीं आ पाते। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन यही बन रही है, केतु के साथ गुरु का आना, यानी चीजें जो है वो एकदम से बाहर निकल के कैच हो जाए ये आवश्यक नहीं, पहली पॉइंट। दूसरी चीज, अंतरदशा को हम लगा रहे हैं तो अंतरदशा को जैसे मैंने कहा था चंद्रमा से फोकस किया जाता है। चंद्रमा से अगर हम शनि को देखते हैं इस समय में, तो शनि की प्लेसमेंट चंद्रमा से 4 घर आगे। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो चौथा घर हमारे लिए मन का भी होता है। अब वो जब चौथा घर मन का है और उसके ऊपर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव आ जाए, अच्छी बात बस इतनी है कि शनि वहां खुद उसी भाव का स्वामी है, तो होगा क्या, शनि थोड़ा सा निराशावाद टाइप का ग्रह है, थोड़ा सा भय टाइप का ग्रह है, थोड़ा सा अलग रखने नेचर का ग्रह है। तो इस स्थिति में मनोस्थिति जो होगी शनि के नेचर में जाने पे, वहां पे भी व्यक्ति थोड़ा गुमसुम या दूसरों से कटा हुआ या अकेला अकेला सा हो सकता है। ये शनि के दशा के प्रभाव के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि उसकी दशा जब चलेगी तो वो अपने नेचर की चीजों को भी सामने रखेगा। रोग भी उसमें एक कारक तत्व है, तो वो चीज भी यहाँ पर अभी सस्टेन होती हुई नजर आती है। अब इसका इफेक्ट सूर्य कुंडली से भी देखिए। सूर्य कुंडली से देखा जाए तो शनि जो है वो 8th हाउस का भी लॉर्ड हो रहा है,
ऐसे स्थिति में सोल जो है वो थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को एकांत की तरफ ले जाने में सक्षम हो जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर सूर्य कुंडली से देख रहे हैं तो शनि को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नजर आती है। ये लगन कुंडली नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि शनि जो है वो दिशा बली हो गया है ग्रह, नहीं। लेकिन जब हम सूर्य के कंसर्न में देख रहे हैं, उस सोल के कंसर्न में देख रहे हैं, वहां पे जब कभी भी जितनी भी कुंडलियों में सूर्य से शनि सप्तम में बैठा है, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर थोड़ा अकेले में ग्रोथ, अकेले वाली चीजें किसी ना किसी रूप में देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी वही एक केस बनता हुआ नजर आता है। प्लस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, जब यहां से आप गिनती गिनोगे तो यहां से ये आ जाएगा आपका 10th हाउस, वो भी उस व्यक्ति के मनोस्थिति को किसी ना किसी रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। और जब कभी भी चंद्रमा जैसा ग्रह शनि की दृष्टि में आता है, शनि के साथ में आता है, तो मन के ऊपर और प्रभाव पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को थोड़ा सा और अकेला या खुद में रहना, गुमसुम रहना, अभी छोटा बच्चा इसलिए हम गुमसुम कह रहे हैं, अगर यही कोई बड़ा व्यक्ति होता तो हम कहते हैं कि वो अपने आप को दुनिया से काटता हुआ बाहर अपने खुद रखने की कोशिश करता है। ये मनोस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो दशाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसर्न्स हैं उसको अगर हम देख रहे हैं, दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अगर आप लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये एक 8th हाउस के लॉर्ड की, जो कि इस कुंडली में 5th हाउस का भी लॉर्ड है, उसकी दशा है। लेकिन सोल के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देख रहे हैं तो इस समय ये एक प्रकार से रोग स्थान के स्वामी की दशा है, जो साथ ही साथ भाग्य स्थान का भी स्वामी है। कहीं ना कहीं ये दशा ऐसा नहीं है कि बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह जो होंगे वो भी मिल जाएंगे। रीजन बिंग कि जो ट्रीटमेंट के लिए हम 5th हाउस को देखते हैं, वहां का स्वामी यहाँ भाग्य में है और यहाँ पर 5th हाउस का स्वामी 5th हाउस में ही है। तो थोड़ा सा एक स्लो प्रोसीजर रहेगा, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर रहेगा, जिसके बाद जो ये सोल है वो धीरे धीरे करके अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, अब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे क्यों कह रहा हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको आगे सपोर्ट करने के लिए ही होता है। चाहे वो रामायण में 14 साल का वनवास हो, तो वो पूरी वनवास की जो यात्रा है उसका अंत एक युद्ध था, और युद्ध के बाद पूरा विजय पताका थी। इसी तरीके से आप जब महाभारत में आते हैं, वहां पे भी 13-14 साल का जो वक्त है, उसमें अगर अपने अर्जुन को फोकस किया तो पूरा एक युद्ध को लड़ने के लिए उसने अपने आप को सशस्त्र किया उस पूरे पीरियड में, जिसका नतीजा आगे जाके युद्ध विजय हुआ। वैसे ही किसी भी व्यक्ति की जो दशाएं हैं वो उसको आगे किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ लेके जा रही होती हैं। हर बार मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे के लिए ही जा रही है। दुर्योधन के केस को देखेंगे तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो गलत चीज के लिए चलेगी। इसलिए सोल जो है उससे आपकी जितनी भी महादशाएं हैं वो आपकी सोल को किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ लेके जा रही हैं। अगर वहां पे वो सारी चीजें सपोर्ट करती हैं तो फिर आपको फायदा नजर आता है, और अगर वही दशाएं उस पर्टिकुलर सोल को सपोर्ट नहीं करती हैं तो पतन भी नजर आता है। यहां पर गुरु भाग्य का स्वामी हो रहा है और भाग्य में मंगल जैसे ग्रह का साथ मिल रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर कर्क लगन के लिए योग कारक ग्रह है। तो हम ये कह सकते हैं शुरुआत में कुछ माइनर स्ट्रगल्स होंगे, और माइनर स्ट्रगल्स के साथ धीरे धीरे ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने आप को आगे ग्रोथ एस्पेक्ट्स में निकाल ले जाएगा। देखिए, पहला यहाँ पे गुरु का प्रभाव है, अगले उस पे शनि का प्रभाव है। ये दोनों ही प्रभाव एक लंबे समय अवधि को दर्शा देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की दशा भी लंबी होती है और इसके बाद आएगी शनि की दशा, तो शनि की दशा भी काफी लंबी दशा मानी जाती है। दोनों दशाओं को अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अकेले में बैठकर किसी काम को कर सके, उस तरीके से उसके डेवलपमेंट की यहाँ पे एक तैयारी नजर आती है। हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखें तो इस पर्टिकुलर भाव का स्वामी 4th हाउस में ही बैठा हुआ है। बस प्रॉब्लम कितनी है? प्रॉब्लम इतनी है कि इसके ऊपर जो दृष्टि है वो शनि और मंगल की है। शनि की दृष्टि चैलेंजिंग होगी, मंगल की दृष्टि जो होगी वो, क्योंकि इस केस में राज्यों कारागृह के रूप में देखा जाए तो सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं अकेला शनि सूर्य और चंद्रमा दोनों, यानी आत्मा और मन दोनों पर प्रभाव दे रहा है। मंगल की प्रेजेंस आत्मा से अच्छे घर में है, यानी कि नेचुरल सपोर्ट पॉइंट ले लेगा आगे बढ़ने के लिए, और चंद्रमा के ऊपर उसकी जो दृष्टि है वो उसमें मन में पॉजिटिविटी लाकर एक संघर्ष की भावनाओं को लेकर आकर ग्रोथ दिखाने में सक्षम हो जाएगी। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं, शुरुआत की ये दो दशाओं का पीरियड, एक गुरु और एक शनि, ये थोड़ा चैलेंजेस जरूर देंगे, इससे इनकार नहीं है, तो क्योंकि पीरियड लंबा है। ये दोनों इवन दो चैलेंजेस दें, लेकिन जब शनि का फेज आएगा तो सोल को किसी ना किसी प्रकार का सपोर्ट हासिल हो जाएगा, जो और ज्यादा आगे
विस्तृत डेवलपमेंट ग्रोथ में सहायक होगा। ये चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ऐसे स्थिति में अक्सर मैं कई बार बोलता आया हूँ कि अगर पहले भाव का स्वामी का संबंध फैक्टर बन रहा है 12 से, तो हॉस्पिटल हैं, आपके कोर्ट कचहरी हैं, आपके जितने भी विदेश की चीज़ें हैं उनके साथ जोड़ना। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति भविष्य में जाकर 12th हाउस के साथ अपने आप को कनेक्ट करके एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाएंगे। फैक्टर इफेक्ट्स में बात अभी हम देखें तो सिंपल सी इतनी है, जब भी कोई पर्टिकुलर दशा चल रही है, यहाँ पे ये डायरेक्टली रोग भाव का स्वामी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑटिज्म का केस सिर्फ शनि की दशा में ही उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। उसके पहले से वो प्रवृत्ति चली आ रही है, चीजें पकड़ में कभी कभी देर से आती है। दैट इज वाई राहु और केतु का इफेक्ट अगर कंबाइंड होता है तो अक्सर रोग बीमारियों के केस में आपको ऑन स्पॉट चीजें समझ ही नहीं आती कि चल क्या रहा है। डॉक्टरों के पास आप जाओगे, 3-4 डॉक्टर एनालाइज कर लेंगे तो चौथा डॉक्टर कहीं ना कहीं बता पाता है कि फाइनल में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये कंसिडरेशन ऐसी दशाओं में हमेशा देखने को मिलेगा जिसमें राहु या केतु उस दशा के स्वामी को किसी भी रूप में प्रभावित करते होंगे। और मेजर कंसर्न इसी चीज को लेके चलिए कि व्यक्ति का शरीर सिर्फ उसे दिया गया है एक आत्मा को कर्म कराने के लिए, तो जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले आपकी पूरी दशाएं आपके सूर्य को, आपकी आत्मा को फोकस पे लेकर काम करेंगी। जितनी भी अंतर दशाएं हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली सोल लेवल पे नहीं जुड़ते, आपके बीच में चलता है आपका मन, शरीर के पीछे चलता है मन, तो सबसे पहले आपके मन को प्रभावित करना होता है। इसलिए अंतर दशाओं का प्रभाव महादशाओं की तुलना में ज्यादा कहा गया। जैसे जैसे चीजें आपके मन को प्रभावित करेंगी वैसे वैसे आप चीजों को कर पाएंगे, और उसका नतीजा मन की चीजों को करने के लिए आवश्यकता है आपके शरीर की। तो तीसरे लेवल की जो दशा है सो कॉल्ड आपकी प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा की जो चीजें हो रही हैं वो आपके लगन यानी कि आपके फिजिकल बॉडी से चीजों को कराती है। ओवरऑल एस्पेक्ट्स के अंदर अब आप कोई भी दशा जो आप महसूस कर रहे हैं इस चार्ट्स के बाद रीड करने के लिए, तो उनमें 3 चीजों को नोटिस कर लीजिएगा। सबसे पहले जो भी ग्रह चल रहा है उसके कारक तत्व क्या है। जैसे कि यहाँ पे अभी गुरु की महादशा है, क्योंकि ये गुरु की महादशा है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा आश्वस्त हूँ। गुरु नेचुरली चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं इररिस्पेक्ट ऑफ कि वो किस लगन में बने हुए हैं। क्योंकि अगर हम शुक्र के भी लगन को देख लें, 7 नंबर का लगन देख लें या वृषभ लगन देख लें, तो भी शुक्र गुरु की मीन राशि में जाके उच्च होते हैं। ऐसे स्थिति में गुरु वहां भी कोई बहुत ज्यादा भयंकर नेगेटिव हो ऐसा नहीं होता, अपनी दशाओं में वो फिर भी कोशिश करेगा। हाँ ये जरूर है कि बहुत ज्यादा उभरने नहीं देगा, दैट्स सेकंड पॉइंट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा बर्बाद कर दे। लगन के साथ अगर हम देख रहे हैं तो सूर्य का यदि लगन है, गुरु का उसके साथ कोई शत्रुता नहीं होती। ऐसे स्थिति में जुपिटर की दशा बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखा रही, पहला टुवर्ड्स द फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य कुंडली से तो भी गुरु जो है चंद्रमा के साथ भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल नहीं देता क्योंकि उसकी राशि में उच्च होता है। तो दशा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द सोल सूर्य और फॉर द मून चंद्रमा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु जो है वो पॉजिटिव प्लैनेट है, पॉजिटिव सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। हाँ इसकी जगह यदि दशा शनि की होती तो हालात दूसरे हो जाते, क्योंकि शनि का तत्व जो है वो रोग, अकेलापन, भय और हजार प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो कि व्यक्ति को एकांतवास में ले जाने की बहुत ज्यादा संभावना रखता है। तो पहले आपको फोकस में लेना है जो भी ग्रह चल रहा है उसके कारक तत्व क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, आपके कुंडली के अंदर वो पर्टिकुलर ग्रह आपके जन्म कुंडली से यानी कि इस लगन वाली कुंडली से किन भाव का स्वामी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्रह जो है वो देखने में शुभ दिखे, जैसे इस केस में हो रहा है गुरु स्वामी हो रहा है पंचम का, तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो अष्टम का भी तो स्वामी है, तो अष्टम के प्रभाव को भी बढ़ाएगा। इसलिए आपको दशा के अंदर उस स्वामी के कारक तत्व के साथ साथ उसके भाव स्वामित्व को ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो फोकस पे लेके चलनी है वो ये, अंतरदशा के प्रस्पेक्ट में हमेशा चंद्र कुंडली को अहमियत दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अंतरदशा का जो प्रभाव है वो आपके मनोस्थिति, मन के ऊपर दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में जिस भी ग्रहों की अंतरदशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट को चंद्र कुंडली से सबसे पहले देखिए। अब सवाल ये उठ जाएगा कि सर चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो फिर उसके भाव स्वामित्व बदल जाएंगे, यहाँ से भाव स्वामित्व बदल जाएंगे, यहाँ से भाव स्वामित्व बदल जाएंगे। नहीं, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल से तरीके से आपको ये चलना है, वो अपने रिजल्ट्स जो करेगा वो इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के भाव स्वामित्व को लेकर करेगा।
आप उसको महसूस वहां पे कर रहे होगे जहां से वो चंद्रमा के पीरियड पॉइंट पर हाउस आ रहा होगा। मन के प्रभाव में वो चीजें वहां से महसूस होंगी जिस घर आगे, जितने घर आगे पे वो ग्रह बैठ के चल रहा होगा। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर महादशा थी, वो थी राहु की, अंतर्दशा थी शनि की, और राहु भाग्य में बैठा है, शनि लाभ भाव में बैठा है। लेकिन जब हम सूर्य चंद्र से देख रहे हैं कुंडली को, तो एक 12वें में बैठा है और दूसरे दूसरे घर में बैठा है। ऐसी स्थिति में राहु की महादशा चिंताओं को दिखा रही थी, और शनि की अंतर्दशा जो आई उसने फैमिली के अंदर के फाइनेंसेस को इफेक्ट कर दिया। जबकि लगन कुंडली से तो वो लाभ दिखा रहा है, असर क्या हुआ? इनकम को बंद कर दिया। इफेक्ट क्या है? इनकम बंद हुई, यानी कि लगन जो है वो पहले चीजों को दिखाएगा, और जो उसके इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे होंगे, वो इफेक्ट्स कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्लेसमेंट में देखने को मिलेंगे कि अच्छा ये ग्रह चंद्रमा से यहाँ बैठा है तो यहाँ की चीजों को महसूस करा पाएगा। इन चीजों को अगर आप फोकस करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि चीजें कैसे जा रही हैं। जैसे इस केस में ये शनि की अंतर्दशा जैसे ही कम होगी, वैसे ही ये जो अभी बच्चा है ये दोबारा से धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मन से जो वो प्रभाव आ रहा है वो अभी इस अंतर्दशा से प्रभावित ज्यादा हो रहा है। जब उसका प्रभाव खत्म होगा, आगे की दशा को हम देखेंगे तो बुध चंद्रमा से उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 9th को दर्शाती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव कर पाएगा। यहाँ पे मनोस्थिति, यानी कि चंद्रमा से हम जो अंतर्दशा देख रहे हैं उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करें। अगर वो प्रभाव धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो भी ट्रीटमेंट्स चलेंगे वो आपको एक अच्छे फल देंगे, और एंड ऑफ द डे कि जिस तरीके से ये चार्ट का फॉर्मेशन है, पूरा केंद्र एक प्रकार से खाली है लेकिन शुक्र अपनी ही राशि का मालव्य योग बना के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रभाव बाहर कहीं ले जाकर बड़े लाभ को दिखाने की कोशिश किसी ना किसी रूप में करता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।